नमस्कार दोस्तों एक बड़े लंबे अरसे के बाद मैं आपके सामने आया हूँ वीडियो के जरिए। तो लगभग 3 महीने के करीब हो गए हैं, इस बीच नया साल आ गया है। तो सबसे पहले तो नए साल की बधाई मेरी तरफ से स्वीकार करें। हालांकि माफ़ी चाहता हूँ, देर बहुत हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि इस बीच में आपके संपर्क में नहीं था, तो मैं लगातार आपसे इंटरेक्ट करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं। और मैं बहुत ये भी नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस दे के गूगल की तरह आपको कंफ्यूज कर दिया जाए। तो अब मुझे लगा है कि जैसे कि आप जो भी थोड़ा सा मार्केट के ऊपर नज़र रखते हैं या जिन्होंने कभी पैसा इन्वेस्ट किया होगा स्टॉक्स के जरिए और रेगुलर वो इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो उनको पता होगा कि मार्केट इस समय जैसे सेंसेक्स जो है 50-52 की रेंज में ये घूम रहा है, निफ्टी भी 15,000 की रेंज में ये घूम रहा है। बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाता, नीचे भी नहीं जाता है। और इन्होंने अब तक जो ग्रोथ है मार्च 23 से लेकर अब तक लगभग 100% डबल इन्होंने ग्रोथ दिखा दी है। तो उस समय चाहे आपने स्टॉक्स में पैसा लगाया होता या चाहे आपने बिल्कुल छोटे से बिल्कुल लो रेटिंग अगर आपने म्यूचुअल फंड्स किसी स्कीम में भी अगर आपने पैसा लगाया तो वो भी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स में दे दिया होता। अब जैसे किसी ने वोडाफोन आइडिया में अगर पैसा लगाया होता तो वो भी 2-3 गुना हो गया होता, जबकि पेनी स्टॉक से बहुत ज़्यादा रिस्की है और आमतौर पर ये अच्छे इन्वेस्टर्स के पसंद नहीं है, लेकिन उसने भी रिटर्न्स दिए हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारी स्कीम्स ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए जो कभी परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो उस समय अगर आपने किसी गधे पे भी पैसा लगाया होता तो भी वो घोड़े की स्पीड से भाग रहा होता। तो ऐसे इस समय उस समय आपने कुछ भी कहीं भी पैसा लगाया उसने आपको रिटर्न दिया, लेकिन अब ये तुक्के का काम नहीं रह गया है या जुआ या गैम्बलिंग या स्पेकुलेशंस का काम नहीं रह गया है, अब ये स्किल का काम हो गया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्किल अब बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। अदरवाइज जो भी आपने वेल्थ अब तक क्रिएट की है अलग अलग एसेट क्लास के द्वारा, यानी कि स्टॉक्स के जरिए, गोल्ड के जरिए, एमएफ के जरिए या और भी किसी प्रॉपर्टीज के जरिए, उसको न सिर्फ आपको ग्रो करना है बल्कि उसको आपका जो डाउन साइड रिस्क है उसे भी आपको कम से कम करना है। यानी कि आपको अब कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं वही सीन दोबारा क्रिएट ना हो जाए कि जैसे कि लोगों ने अच्छी खासी ग्रोथ थी पिछले साल जनवरी 2020 तक, तो मार्केट बहुत हाई पे था, काफी ऊंचे पीई पे था। उसके बाद अचानक 2 महीने के अंदर वो आपका जो भी कॉर्पस आपने इकट्ठा किया था वर्षों की मेहनत के जरिए वो 40 से लेके 55% तक वो गिर गया। तो ऐसी नौबत दोबारा ना आ जाए, आप लापरवाह ना हो जाए। हो सकता है कि आपने अच्छे खासे रिटर्न्स ले लिया हो और इसमें आप सोच रहे हो अब तो बाजार और बढ़ जाएगा या ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन आपको फिर भी सतर्क रहना चाहिए और एटलीस्ट डाउन साइड रिस्क को आपको कम करना चाहिए। वो तभी हो सकता है जबकि आप प्रॉपर एसेट एलोकेशन करें। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी को प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वाटर और विटामिन्स की जरूरत होती है। तो ये किस प्रोपोर्शन में होना चाहिए अगर हम गूगल करेंगे तो गूगल बहुत सारी इंफॉर्मेशन देके हमें कंफ्यूज कर देगा। होता क्या है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जैसे कि कोई दूध पीता बच्चा है, 1-2 महीने का है, तो सिर्फ वो मिल्क लेता है, मिल्क के अंदर फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं। अदर जैसे कि वाटर का इंटेक वो अलग से नहीं करता है या शुगर का इंटेक अलग से नहीं करता है। एक 18 साल का बच्चा ग्रोइंग एज में है तो उसकी प्रोटीन्स, उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, उसको प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा होगी, फैट्स भी ज़्यादा लेगा और इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी। लेकिन एक 60 साल के व्यक्ति के लिए वो फूड चार्ट एकदम अलग हो जाएगा, उसका फूड का एलोकेशन अलग हो जाएगा। 80 साल के बुजुर्ग के लिए एकदम अलग हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि एक ही घर में अगर 2 ट्विंस बच्चे रह रहे हैं, जुड़वा, तो उनका भी फूड चार्ट एकदम अलग हो सकता है बावजूद इसके कि वो एक जैसे दिखते हैं। माना कि एक जो है डायबिटिक है और एक नॉर्मल है, तो दोनों का फूड चार्ट या फूड का एलोकेशन एकदम अलग हो जाएगा। तो यही बातें जो हैं एसेट जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो एसेट का जो एलोकेशन करते हैं उसमें भी इस तरह की बातें आती हैं। उसमें भी पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग के माइक्रो लेवल पे करनी होती है, तब जाके एसेट एलोकेशन होगा। अब जैसे एसेट एलोकेशन के मोटा मोटी 2 पार्ट हो गए। एक तो गया जो कि ट्रेडिशनल तरीका, जो कि हमारा सेविंग का था, यानी कि हमें उसमें पैसे को प्रोटेक्ट रखने का ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता था। जैसे कि बैंक एफडीज हो गया या सेविंग अकाउंट हो गया, पीपीएफ हो गया या किसान विकास पत्र वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये चीजें तो कैश में होती थी और ये आमतौर पर इसका ऑब्जेक्टिव होता था आपके पैसे को सेफ रखना। अब दूसरा होता है कि इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कोई गारंटीड रिटर्न्स होते नहीं, लेकिन इसमें पोटेंशियल होता है, एक संभावना होती है कि यहां अगर हम पैसा लगाएंगे तो ये ज्यादा ग्रो करेगा।
तो जहां पे ज्यादा ग्रो करने की संभावना होती है वहां पर रिस्क भी उसी रेशो में बढ़ जाता है। तो अब इन्वेस्टमेंट के टूल्स क्या हुए? इन्वेस्टमेंट के टूल जो ट्रेडिशनल टूल्स क्या हो गए? एक तो प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, और दूसरा आप गोल्ड में पैसा लगाते हैं, इक्विटी में यानी कि शेयर बाजार में आप पैसा लगाते हैं, चाहे डायरेक्ट स्टॉक से करें या फिर आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए करें। इसके अलावा उसी में जो है कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से आप जो है इन्वेस्टमेंट के ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं। अब रही बात प्रॉपर्टी को अगले मैं एक चार्ट दिखा रहा हूं, उसमें प्रॉपर्टी को हम अलग कर देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है। एक तो टाइम पे आपको कभी पैसा मिलता नहीं है प्रॉपर्टी, दूसरा आपको कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए होगा। आप जो है 5-10 हजार से आप प्रॉपर्टीज में निवेश नहीं कर सकते, इसमें आपको लाखों का बजट चाहिए होता है। उसके बाद जब आप बेचने लगते हैं तो उस समय वो बिकता नहीं है। तो प्रॉपर्टीज को मैं नेक्स्ट चार्ट से मैं अलग कर रहा हूं। हालांकि उसका भी एक दूसरा तरीका भी है, जो नया तरीका है रीट्स जिसको कहते हैं, उसके बारे में कभी मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि आप प्रॉपर्टीज में किस तरह से निवेश कर सकते हैं कम पैसे में। तो अब आता है इक्विटी यानी कि शेयर बाजार में, इसमें कि आप डायरेक्ट जो है स्टॉक्स खरीदते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए जो है इसमें निवेश करते हैं, जिसमें कि रिस्क इन्वॉल्व होता ही होता है। तो इक्विटी में भी जो भारतीय इक्विटी है, जो टोटल कैपिटल जो भारतीय बाजार का सिर्फ 3% है, जबकि 97% जो है विदेशी इक्विटी है, उसमें से 50% लगभग अमेरिकन इक्विटी है। तो नेक्स्ट जो चार्ट में जो है जो निवेश के जो तरीके जो हैं और एसेट एलोकेशन किस तरह से होगा, और एसेट एलोकेशन में क्या किस किस एसेट क्लास में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, कब वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, कब वो बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है। तो उसमें जो है गोल्ड है, इंडियन इक्विटी है, कैश है यानी कि जो बैंक के सेविंग अकाउंट हो गए, एफडीज वगैरह हो गया, और डेट फंड्स भी उसमें आएंगे, और उसमें गोल्ड होगा। तो चलते हैं ये नेक्स्ट जो चार्ट को स्टडी करते हैं, और उससे आपको काफी कुछ क्लियर होगा कि एसेट एलोकेशन क्यों जरूरी है। पिछले 10 सालों में अलग अलग एसेट क्लास ने कैसा परफॉर्म किया है, उसका हम डाटा यहां पे रख रहे हैं। तो ये इधर जो है बेस्ट परफॉर्मेंस किस एसेट क्लास ने दी 2011 से लेकर 2020 तक, यानी पिछले 10 सालों में, और इधर है वर्स्ट जिन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया सेम ईयर में। तो 2011 में गोल्ड ने बेस्ट परफॉर्म किया, हाईएस्ट रिटर्न्स दिए। उस साल इंडियन इक्विटी यानी कि भारत के इक्विटी मार्केट में जिसने पैसा लगाया था उसको बहुत नुकसान हुआ। 2012 में जिसने यूएस इक्विटी में पैसा लगाया था उसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और जिसने कैश में यानी कि अगर आपने वो पैसा बैंक में रखा होगा, एफडी आरडीज वगैरह करवाई होंगी, तो उस पे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा या उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा एज कंपेयर टू यूएस इक्विटी। 2013 में फिर जो है अमेरिकी बाजारों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, और उस साल गोल्ड ने बहुत बुरा परफॉर्म किया और नेगेटिव रिटर्न्स दिए। 2014 में फिर बढ़िया परफॉर्म करने वाला था इंडियन इक्विटी, भारतीय बाजार ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, लेकिन उस साल गोल्ड में जिन्होंने पैसा लगाया था पहले उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 2015 में जिन्होंने डेट फंड्स में या डेट इंस्ट्रूमेंट से बॉन्ड्स में पैसा लगाया था उनको फायदा हुआ, और उस साल जो है गोल्ड में पैसे लगाने वालों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस साल इंडियन इक्विटी यूएस इक्विटी कहीं आपको दिखेंगे नहीं। 2016 में फिर जो है डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे पैसा लगाने वालों को ज्यादा फायदा हुआ, और भारतीय इक्विटी में पैसा लगाने यानी इंडियन इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने वालों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसे ही 2017 में इंडियन इक्विटी वालों को फायदा हुआ, और कैश यानी कि जो आपका सेविंग अकाउंट था एफडी आरडीज वालों को बहुत नुकसान हुआ या कम फायदा हुआ। 2018 में फिर एक ऐसा साल था जिस साल कैश यानी कि आपका जो पैसे एफडी और आरडी में थे उनको ज्यादा फायदा हुआ, और इंडियन इक्विटी में जिन्होंने पैसा लगा उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसे 2019 में अमेरिकी मार्केट में पैसा लगाने वालों को आपने देखा होगा, पिछले साल अमेरिकी मार्केट ने बहुत ज्यादा जो है जंप किया है, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ 2019 में, और कैश में जिनका पैसा था उनको बहुत नुकसान हुआ। यानी कि अगर आपने वो पैसा बैंक में रखा हुआ था एफडी आरडी के, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 2020 में आपको पता ही है, ये तो गोल्डन ईयर था पिछले 2 दशकों का, तो इस साल गोल्ड में सबसे ज्यादा रिटर्न्स आए 60-70% के, और पिछले साल जो है भारतीय इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स सबसे कम रहे। अब अगर थोड़ा सा आगे की बात करें, तो अगर आप 2020 के बाद की बात करें, पिछले 3 महीने जो या 2.5-3 महीने जो अब तक हुए हैं, उसका अगर देखें तो इस समय गोल्ड ने बहुत बुरा परफॉर्म किया, लगभग 22-23% रिटर्न्स के नीचे आ गया है, और
इंडियन इक्विटी ने इसके मुकाबले बेहतर परफॉर्म किया अब तक। तो आप ये इस टेबल से एक सबसे पहली बात तो एक चीज ध्यान में रखने की है, इससे नतीजा निकलता है कि एक ही एसेट क्लास, चाहे वो गोल्ड हो, अमेरिकन इक्विटी हो, इंडियन इक्विटी हो, डेट हो या कैश हो, एफडी वगैरह, ये हर साल अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं। अलग अलग साल कोई ना कोई अलग एसेट क्लास परफॉर्म करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने पिछले 10 साल में अलग अलग एसेट क्लास जैसे गोल्ड, इंडियन इक्विटी, यूएस इक्विटी, डेट, कैश, इन सब की परफॉर्मेंस को देखा तो आपने यहां नोटिस किया होगा कि हर एसेट क्लास हर साल परफॉर्म नहीं करती है। इवन कि आपने जैसे गोल्ड का देखा, गोल्ड ने 2011 में बेहतरीन रिटर्न्स दिए, लेकिन 2013, 14 और 15 में उसने बहुत कम, यहां तक कि नेगेटिव रिटर्न्स दिए। तो इसलिए एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी हो जाता है। अब एसेट एलोकेशन से फायदा क्या है? तो सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इससे आपका जो रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, वो कम से कम हो जाता है। दूसरा जो है, आपके जो रिटर्न जो है वो बूस्ट कर जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स आप उससे हासिल कर सकते हैं। तीसरा है कि आपको थोड़ा सा इन्वेस्टिंग के ऊपर एक कॉन्फिडेंस आता है। और सबसे जो बड़ी बात है कि इसमें आपको फिर बहुत ज्यादा सफल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले आपको इसके लिए गूगल की मदद नहीं लेनी, गूगल आपको कंफ्यूज कर देगा। जैसे मैंने कहा कि एसेट एलोकेशन भी फूड एलोकेशन की तरह से पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसके लिए आप किसी फाइनेंशियल प्लानर की मदद लें, किसी एक्सपर्ट की मदद लें और उससे खुल के अपनी रिस्क एपिटाइट, यानी कि आप कितनी रिस्क लेने की भूख है और रिस्क टॉलरेंस, कितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी सस्टेनेबिलिटी, यानी कि आप मार्केट में रह पाएंगे भी कि नहीं रह पाएंगे, कहीं आप कैरिड अवे हो गए या डर गए। चौथा जो है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम जो बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे। इसके अलावा आपका जो इमोशनल मैनेजमेंट वो भी जरूरी है। आपका जो है कहीं आप बहुत ज्यादा इंपल्सिव तो नहीं है, बहुत जल्दी घबरा जाए, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाए। तो इसलिए आप खुल के अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ इन चीजों को डिस्कस करें। आपके गोल एकदम क्लियर होने चाहिए कि मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल 5 साल का है या 10 साल का है, या शॉर्ट टर्म गोल ये है, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स ये हैं। इन सब चीजों को, अपनी नीड्स को डिस्कस करें तो आप बेहतर तरीके से एसेट एलोकेशन कर सकते हैं और इसके बेहतर तरीके से आप जो है रिटर्न्स इसमें पा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स छूट गए होंगे, उनको मैं आगे कभी डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।